आप लोगों को पोजीशन वेक्टर और टेंजेंशियल वेक्टर दोनों याद करने के लिए बोले गए थे। टेंजेंशियल वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना आएगा बेटा हमेशा? माइनस माइनस साइन थीटा साइन थीटा। प्लस कॉस थीटा थीटा। सर मेरा एक डाउट था सर। हाँ बेटा बोलो। सर वो माइनस साइन थीटा कैसे हुआ सर, थोड़ा सा डाउट था। अच्छा बेटा देखो, आपको इतना समझ आता है कि रेडियस और उसके परपेंडिकुलर के बीच में यानी टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। यस सर। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे आके सोचो, ये सपोज आपका रेडियस है। अगर मैं वेक्टर की पैरेलल मूवमेंट करता हूँ तो ये भी एल ही रहेगा। देखो ये एल है, ये भी एल ही। यस सर। तो तुम मुझे बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है, ये आर वेक्टर टाइप का था और ये टेंजेंशियल वेक्टर था तुम्हारा अलोंग द टेंजेंट। इसको एक्स एक्सिस की तरह सोचो, इसको वाई की तरह। बेटा तुम लोग को ये लाइन याद है, एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड देयर परपेंडिकुलर इज सेम। अगर दो लाइंस हमने बनाई हैं और उनके परपेंडिकुलर्स के बीच के एंगल देखेंगे तो सेम मिलता है। हाँ अगर सर समझ आ गया सर, समझ आ गया सर। हाँ सर। तो बेटा ये एंगल कितना आ जाएगा? थीटा। क्यों? एल आर पे परपेंडिकुलर है और एक्स के ऊपर वाई परपेंडिकुलर है। तो अब एल कॉस थीटा ऊपर आया तो देखो कॉस थीटा बनेगा। एल साइन थीटा नेगेटिव एक्स की तरफ आया तो हमने ये यूज किया। बेटा आपको समझ आ गया? हाँ थैंक यू सर। हाँ सर। मैंने ये बोला था कि इसे कमिट टू मेमोरी में रखना है, टेंजेंशियल डायरेक्शन और रेडियस के अलाउंग। अगर कोई सेंटर की तरफ होगा तो आपको बस सर हाँ बेटा, माइनस आर कैप यूज कर देना है टुवर्ड सेंटर। बेटा बोलो। हाँ सर, एक डाउट था। हाँ सर बोलो आपने बेटा। कहा था कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, सो उसका मतलब क्या होता है? देखो बेटा, कभी भी कोई भी पाथ, रुको मैं थोड़ा सा इसको नीचे लाता हूँ फिर समझाता हूँ। बेटा आप किसी भी कर्व पे जब चलते हो ना, तो वहां पे वेलोसिटी का मतलब होता है कि आप उस समय किस डायरेक्शन पे हो। तो बेटा आप बताओ, किसी भी कर्व पे जब चलोगे तो आप कहाँ पे होगे? उसके अलोंग, टेंजेंट के अलोंग ही होगे ना बेटा। सपोज तुम एक सर्कुलर पाथ पे जब चलते हो बेटा, तो अपने हैंडल को देखोगे। जो आप साइकिल चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, तो आपका हैंडल हमेशा ऐसे पॉइंट करता है और वो अब उसे रोटेट करते रहते हो इंस्टेंटेनियसली। वो हमेशा अलोंग द पाथ ही रहता है। ये बात आप फील कर पा रहे हो बेटा? तो यस वेलोसिटी सर। हमेशा पाथ के अलोंग होगी। पाथ के अलोंग होने का मतलब है अलोंग टेंजेंट, क्योंकि पाथ तो चेंज होता रहेगा, बट इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? और ये चीज हमने डिराइव भी की थी बेटा, अगर आप लोग को याद हो। यस सर। तो वी डिराइव्ड। बेटा वेलोसिटी की फॉर्मूला कितना आया था बताओ जरा? मैग्नीट्यूड में आर ओमेगा और डायरेक्शन किसके अलोंग था बेटा? अच्छा। टेंजेंट के अलोंग। माइनस साइन थीटा आई कैप। साइन थीटा प्लस क्या, कॉस का जे क्या। cos थीटा जे। और बेटा ठीक है। एक्सेलरेशन आप लोगों को कितना आया था? टोटल एक्सेलरेशन। सर आर ओमेगा स्क्वायर। एक पार्टिकल बेटा अगर यहाँ पे है तो एक एक्सेलरेशन आता है टुवर्ड्स सेंटर और एक एक्सेलरेशन आता है बेटा टुवर्ड्स टेंजेंट। दोनों का फॉर्मूला बताओ। एटी की टेंजेंट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओ बेटा। क्या क्या फॉर्मूले आपको याद है बताओ? आर डी ओमेगा बाई डी टी। आर डी ओमेगा बाई डी टी। और कोई फॉर्मूला आपको याद है इसका बेटा? dt। मीनिंग कौन बताएगा इसकी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या शो करता है आर ओमेगा स्क्वायर। बेटा? आर ओमेगा स्क्वायर। हम्म, सेंट्रीपिटल का है सर। नहीं बेटा, टेंजेंशियल पे रहो बेटा, टेंजेंशियल वर्ड पे रहो बेटा। अलोंग द पाथ में टेंजेंशियल की फीलिंग क्या है? व्हाट इज टेंजेंशियल? आपका स्पीड चेंज हो रहा है बेटा। सर समझ आ डी रहा बाई है? सर It's- भी बाई आर स्क्वायर। हाँ बेटा एक सेकंड में बता रहा हूँ, अभी हम टेंजेंशियल पे ही हैं। रेट चेंज ऑफ स्पीड। 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 आपकी स्पीड किस तरीके से चेंज हो रही है वो दिखाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बेटा और कोई फॉर्मूला आपको याद है इसका? डी ओमेगा बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा ना बेटा, यस सर। आर अल्फा। अब आप मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ बेटा। आर ओमेगा स्क्वायर। आर आर ओमेगा स्क्वायर। और कोई फॉर्मूला बेटा?
ओमेगा की जगह क्या पुट कर सकते हो, v बाई आर, ई बाई आर, तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब ये है टोटल एक्सेलरेशन, इन दोनों का रिजल्टेंट होता है बेटा, पर AC और AT के बीच में एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। तो एक ही 90 कितनी आ जाएगी, मैग्नीट्यूड वाइज कितनी आ जाएगी बेटा बताओ? स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस AC प्लस स्क्वायर। AC स्क्वायर। इतना आ जाएगा बेटा, बात समझ आई? और इसके अलावा आप लोगों को क्या सिखाया था? देखो 3 पार्ट्स में बोला था मैंने पढ़ने के लिए, एक जिसमें आप यूनिट वेक्टर्स याद करते हो, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने वेलोसिटी, बेटा dr/dt किया था तो वेलोसिटी निकली थी, फिर वेलोसिटी को किया था तो हमारा एक्सेलरेशन आया था, याद आया आप लोग को? बेटा यस आर सर। को, हाँ, तीसरे पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एनालॉजी पढ़ी थी कि जैसे लीनियर होता है, एक सर्कल पे मैं अगर ए से बी ऐसे ऐसे जाऊं पाथ के अलोंग, मैं लीनियर में जब ए से बी जाता हूं तो मैं सेम एनालॉजी लगाऊंगा, अगर मैं इसको एक्स बोल रहा हूं ऐसे, तो मैं यहाँ इसको एक्स बोलूंगा, बट हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ थीटा के टर्म्स में बोल देंगे। तो हमारा रिलेशन क्या था, जिस चीज को हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे स्ट्रेट जाने पे, यहाँ पे क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो कितना आएगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1। हाँ बेटा ये हाँ वो ठीक है, इस फिगर में कितना दिख रहा है बेटा थीटा? फॉर्मूला क्या सिखाया था आपको, ये समझ आ रहा है? बाई आर, ये सर। उसके बाद यहाँ पे अगर हमने वेलोसिटी लिखी थी तो यहाँ क्या लिखा था बेटा, ओमेगा, याद है? v कैसे मिलता है हमारा, dx/dt, तो यहाँ क्या मिलेगा ओमेगा हमारा, डी थीटा बाई डी टी। d थीटा बाई dt। उसके बाद यहाँ पे हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखा था, वो इस x का d²x/dt² था, और यहाँ क्या आ गया था बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन, और वो कितना आ गया था, या तो इसका डिफरेंशिएशन बोल दो, यानी d² d थीटा बाई dt², या d ओमेगा बाई dt, ठीक है बेटा? और इसको आप निकालोगे कैसे मैग्नीट्यूड में, अल्फा को मैग्नीट्यूड में कैसे निकालोगे बेटा? देखो एक सिंपल सा रिलेशन है, जो भी वेरिएबल तुम्हें एक्स में दिया है उसको आर से डिवाइड कर दो, अगर मुझे ओमेगा भी चाहिए था तो मैं वी बाई आर लिख सकता हूँ, उसी तरह से मैं अल्फा को एटी बाई आर लिख सकता हूँ, एटी होता है बेटा, याद रखना, टोटल एक्सेलरेशन मत लिख देना बेटा, ये याद रहेगा। अब कितने बच्चों को इसके वेक्टर रिलेशन याद है, लाइक अगर हम लिखेंगे वेलोसिटी, तो वो तो ठीक है कि बच्चा ओमेगा को वी बाई आर लिख रहा है तो वी को ओमेगा आर लिख रहा है, पर वेक्टर नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे बेटा, ओमेगा क्रॉस आर। उसी तरह बेटा यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू आर। क्रॉस आर। बेटा तो देखो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स आपके अटकेंगे, इफ यू डोंट नो क्रॉस प्रोडक्ट तो कुछ ना कुछ आपके न्यूमेरिकल्स अटक जाएंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था, और आज हमारी क्लास का इंटेंशन क्या है कि स्टार्टिंग से इस पे न्यूमेरिकल लगाएं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। ऑलवेज स्टार्टिंग कैसे होगी, यू विल ऑलवेज लुक फॉर अल्फा। अल्फा ये है कि आपकी स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं, अगर स्पीड चेंज हो रही है तब अल्फा पिक्चर में आता है, वरना अल्फा जीरो होता है। अगर अल्फा, बेटा अल्फा स्पीड चेंज डिनोट करेगा, याद रखना, अल्फा विल डिनोट स्पीड चेंज। तो अगर आप किसी सर्कल पे चल रहे हो और आपकी स्पीड चेंज हो रही है, इफ योर स्पीड इज वेरिएबल, अगर आपकी स्पीड वेरिएबल है तो अल्फा पिक्चर में आएगा। बेटा आप लोग को समझ आ रहा है ये? यस सर। अब अगर मैं किसी भी न्यूमेरिकल पे अप्रोच करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू अप्रोच ऑन न्यूमेरिकल्स, मैं हमेशा क्वेश्चन में अल्फा खोजूंगा। अल्फा सिंपली ये दिखाएगा कि सर्कुलर मोशन में क्या आपकी स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं। अगर अल्फा कांस्टेंट है
इफ अल्फा इज कांस्टेंट, तब हम अपनी बच्चों वाली इक्वेशन लगाएंगे। कौन कौन सी बेटा? इफ अल्फा विल बी कांस्टेंट, हम थीटा को लिखेंगे ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को इस तरह से लिखेंगे 2as, मतलब अल्फा इंटू थीटा। हम ओमेगा फाइनल को ऐसे निकालेंगे ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। बेटा अगर हम लोगों ने, अगर आप लोग को याद हो कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी कैसे निकालोगे बेटा? ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई, अगर आपसे बेटा आप याद करो जो जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था आपको सब रिपीट करना पड़ेगा, सारे फॉर्मूले याद है। वहां पे एस एन एथ लिखा था, तो यहाँ थीटा एन एथ कितना आ जाएगा बेटा बताओ? ओमेगा नॉट। बेटा याद है आप लोगों को एस एन एथ लिखते थे यू प्लस ए, अल्फा बाई 2 into 2n minus 1. और यहाँ पे ये क्या डिनोट करेगा कि एक पर्टिकुलर सेकंड में हमारा कितना एंगल चला, मतलब एन है। जैसे मैंने पूछा अच्छा छठे सेकंड में, 6 सेकंड में, 7 सेकंड में आप कितना एंगल रोटेट किए। बेटा आई होप तुम मेरी बातें याद रखते हो। लास्ट क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि सर्कुलर मोशन में थीटा हमेशा किस में लेना है बेटा? डिग्री बोला था या रेडियन बोला था? The radian. रेडियन। तो ये छोटी छोटी बातें मैटर करती हैं। उसके बाद हो सकता है अल्फा कांस्टेंट रहने की जगह 0 आए। बेटा अल्फा 0 होना क्या कांस्टेंट नहीं है? इट्स ऑल्सो कांस्टेंट ना। दो तरह से अल्फा कांस्टेंट हो सकता है बेटा, जैसे अल्फा कैन बी 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, या अल्फा इक्वल टू -4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और या तो 0। इस 0 वाले को हम कौन सा केस कहते हैं बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कितने अलग अलग नामों से इसको बुलाया जाएगा बेटा बताओ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग कैसे कैसे बोल सकते हैं? आपको बोलेगा डायरेक्टली एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, या तो आपको बोलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। क्योंकि याद करो अल्फा और एटी में रिलेशन था। एटी आपका याद है अल्फा क्रॉस आर था, तो अगर अल्फा 0 हो जाएगा तो एटी भी 0 हो जाएगा। या तो आपसे क्या बोलेगा कि स्पीड कांस्टेंट है, रेट चेंज ऑफ स्पीड 0 है। बेटा ये बात आपको समझ आ रही है? Yes, sir. यानी किसी भी तरह से वो आपको लैंग्वेज फॉर्म में भी बोल सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपको बताएगा कि अल्फा 0 है। बेटा अब देखो, उसके बाद आता है अल्फा वेरिएबल वाला। अल्फा अगर वेरिएबल रहेगा तो हमारी अप्रोच क्या रहती है बेटा? कैलकुलस बेस्ड रहती है। अगर हमारा अल्फा वेरिएबल रहेगा तो हम हमेशा, तुम चाहे फिर इरोडोव सॉल्व करो चाहे प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हारा दिमाग उस हिसाब से चलेगा कि तुम सबसे पहले अल्फा ही खोजोगे कि सर देखते हैं हमारा अल्फा कैसा दिया है। तब तुम इस अप्रोच से जाते हो, थीटा एंगुलर वेलोसिटी अल्फा, यहां से यहां तक डी थीटा बाई डी टी, यहां से यहां तक डी ओमेगा बाई डी टी, और यहां से यहां तक बेटा इंटीग्रेशन के साथ ओमेगा नॉट प्लस अल्फा डी टी। यहां से यहां तक भी बेटा ऐसे थीटा इक्वल टू थीटा इनिशियल प्लस ओमेगा डी टी। और अल्फा का, जैसे वहां पे हम लोग एक फॉर्मूला लिखते थे एक्सेलरेशन का, याद है बेटा क्या लिखते थे? ए इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। याद है? हम लोग कुछ नहीं करते थे, ए को लिखते थे डीवी बाई डी टी, और फिर चेन रूल लगा देते थे कि डीवी बाई डी एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर डी एक्स बाई डी टी को हम वी कह देते थे। तो यहाँ पे भी हम उसी लॉजिक पे अल्फा को क्या लिख सकते हैं बेटा? वी की जगह ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। और ये फॉर्मूला भी जे एडवांस के बहुत सारे केसेस में यूज होगा, तो आपको ये सब कमिट टू मेमोरी पे रखना है।
अब हम आज स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स करना बेटा। सर थोड़ा सा वाला कैलकुलस वाला लिखना है सर थोड़ा। बेटा लिख लो आप लिख लो। टेक योर टाइम, जब हो जाए तो मुझे बता देना बेटा। यस सर, आगे बढ़े बेटा। थोड़ा सा बस, हाँ थोड़ा सा सर। ठीक है, टेक योर टाइम बेटा। सर हो गया सर। सबसे पहले वो आप लोग को चाहता है ना कि आप यूसीएम सीखो, मतलब कोई भी टेक्स्ट बुक या कुछ चाहता है कि आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सीखो। तो यूसीएम में अल्फा कितना था बेटा? 0। तो तुम मुझे बताओ, जब तुम इसी इक्वेशंस में अल्फा 0 पुट कर दोगे तो तुम्हारी एंगल कितना आएगा? ओमेगा टी। बेटा अल्फा 0 हो जाएगा तो एंगुलर स्पीड कभी चेंज ही नहीं होगी। देख पा रहे हो तुम लोग? अगर अल्फा मैं यहाँ 0 कर दूं तब तुम्हारा सारा फॉर्मूला बड़ा सिंपल सिंपल हो जाएगा। बेटा मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा अल्फा 0 होने पे? एक्सेलरेशन देख के यहाँ देख के बताओ बेटा, यहाँ वाले में टोटल फॉर्मूला लिखा था ना आपने एक्सेलरेशन का, यहाँ देख के बताओ। अगर अल्फा 0 होगा तो क्या 0 हो जाएगा? 80। Sir, 80 हो पता गया. चला सर। तो टोटल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो आपसे अगर एक्सेलरेशन निकालने को बोले और आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने को बोले तो दोनों सेम बात है। ये बात समझ आ रही है? हम सबसे पहले केस से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी क्वेश्चन देता हूं और इसी को हम सॉल्व करते हैं। एक पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहां रहता है। बेटा ये सर्कल है, मान लो, दिख नहीं रहा है पर मान लो, ठीक है, ये सर्कल है। एक पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट करता है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? r कॉमा 0। और वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है विद एंगुलर स्पीड ऑफ π/6 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा बेटा तुम मुझे पहले बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ ओमेगा इक्वल टू π/6 रेडियन पर सेकेंड, क्या तुम उसकी स्पीड महसूस कर पा रहे हो कितनी होगी सर्कल पे दौड़ने की? कौन सा फॉर्मूला याद हो रहा है, तुम याद आ रहा है? हमेशा ओमेगा और वी बंधे रहेंगे किस फॉर्मूले से? v इक्वल टू ओमेगा आर। तो क्या तुम इस सर्कल पे दौड़ते हुए आदमी की स्पीड महसूस कर पा रहे हो? क्या रेडियस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी स्पीड निकालने के लिए? लेट अस टेक रेडियस एज 3 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे और t इक्वल टू 4 सेकेंड में क्लास के अंदर पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर निकालो बेटा। सिर्फ जो फॉर्मूले बताए उन्हीं को यूज करो और कुछ भी नहीं। दिस इज नॉट माइनस साइन, ये मिसप्रिंट है। कैलकुलेट पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 2 एट t इक्वल टू 4। आपने थोड़ी देर पहले लिखा था आर कैप कितना आता है? cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। पर थीटा कैसे निकालोगे बेटा? अगर आपको कुछ भी नहीं दिया, आपको सिंपली ओमेगा दिया है तो आप एज्यूम कर लोगे कि अल्फा 0 है। और अगर बोल दे रहा है तो अच्छा इंसान है वो। तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा बेटा? फॉर्मूला देखो, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हमारा एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना आता है बेटा? स्पीड इंटू टाइम। बच्चों वाला फॉर्मूला सोचो। ओमेगा टी निकाल के बताओ, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना आ जाएगा थीटा 1? टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे जब थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लगाओगे
तो आपको मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा π/3। बेटा ये डिग्री में कितना आया? 60 डिग्री। तो आप समझ पा रहे हो कि पार्टिकल आपका 60 डिग्री पे चला गया होगा t = 2 सेकेंड पे। बेटा अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो t = 4 सेकेंड पे आप कितना आ गए होगे बताओ बेटा, कॉमन सेंस से 120 आ गए हो, t = 4। अब मुझे बताओ r कैसे लिखोगे? फर्स्ट केस में हाउ विल यू राइट r? आप ऐसे लिखोगे r1 t = 2 सेकेंड पे, r मैग्नीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, इसको कॉमन ले लो। अगर आप ध्यान से देखोगे आपका थीटा आया है π/3, पाई आपका होता है पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बाई 3 आपका ये आ जाएगा cos 60 डिग्री आई प्लस साइन 60 डिग्री जे। बेटा हाउ विल यू राइट वेलोसिटी वेक्टर? फॉर्मूला क्या था बेटा? मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? आर ओमेगा, आर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। और याद रखना टोटल आंसर के साथ यूनिट का ख्याल रखना बेटा, फिजिक्स में जो बच्चा यूनिट के साथ दोस्ती नहीं करेगा वो अपने न्यूमेरिकल्स में मार्क्स खोएगा। आर किस में आएगा? सेंटीमीटर में, यूनिट वाइज। और वेलोसिटी में आप यही चीज सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखोगे। और कैसे लिखोगे बेटा? आर ओमेगा इन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कहाँ था बेटा बताओ? माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जी, यानी माइनस साइन 60 डिग्री प्लस आई यहाँ पे प्लस कॉस 60 डिग्री जी। बेटा ये बात आपको समझ आई? पर बेटा एग्जामिनेशन हॉल में वो चाहते हैं कि ऐसे बच्चे रहें जो थोड़ा सोचें, तो आपसे वो ये पूछने के साथ साथ पूछेगा कि कौन से क्वाड्रेंट, वेलोसिटी वेक्टर विल बी इन विच क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट पे रहेगा बताओ बेटा? द वेलोसिटी वेक्टर विल बी इन विच क्वाड्रेंट बेटा? तुम खुद यहाँ जाके महसूस करो। जब तुम सेकंड ये ऐसे है, इसका सर सेकंड। हाँ, इसका x पार्ट कैसे है? नेगेटिव। इसका y पार्ट कैसे है? पॉजिटिव। तो तुम कहाँ पहुंच जाओगे बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हमने वेलोसिटी निकाल भी ली और वो किस में आई? सेकेंड में। बेटा एक्सेलरेशन कितना आएगा और कहाँ आएगा? क्या आप महसूस कर पा रहे हो एक्सेलरेशन? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो हमेशा टुवर्ड्स सेंटर आएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा एक्सेलरेशन का बताओ? मैग्नीट्यूड में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है बताओ? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था बेटा, देखो आज ही की क्लास में जब समराइज करा रहे थे तो हमने सबका फॉर्मूला लिखा है। देखो ए का फॉर्मूला, अब प्लीज बेटा इसको याद कर लो। अच्छा हाँ 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 हाँ, बेटा हाँ, हमने यहाँ पे एक सिली मिस्टेक की है ना, ओमेगा मल्टीप्लाई नहीं किया ना, तो यहाँ ओमेगा मल्टीप्लाई कर देना मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ओमेगा एक मल्टीप्लाई कर देना। हाँ पर उससे क्वाड्रेंट चेंज नहीं होगा, पर मैग्नीट्यूड हमारा पूरा गलत हो जाता। तो v = r ओमेगा आता ना, तो हमने ओमेगा मल्टीप्लाई नहीं किया था। अब बेटा एक्सेलरेशन को कैसे लिखोगे बताओ? या तो आप लिखोगे ओमेगा स्क्वायर r, पर डायरेक्शन कैसे लिखोगे? माइनस आर कैप। और ये आर कैप क्या था? टुवर्ड्स सेंटर। यानी आप चाहो तो या तो v² लिख लो, पर ओमेगा हमें दिया हुआ है तो ओमेगा यूज करना ज्यादा इजी है, यानी π²/36 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर, और आर कैप टुवर्ड्स सेंटर मतलब माइनस कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जी। अब बताओ ये किस क्वाड्रेंट में आया बेटा? एक्सेलरेशन किस क्वाड्रेंट में आया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट।
अच्छा, गुड। अब मुझे इस केस में आर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के क्वाड्रेंट बताओ बेटा, किस क्वाड्रेंट में होंगे तीनों? लॉजिकली सोच के, डायग्राम देख के भी आंसर दे सकते हो, हर बार सॉल्व करना जरूरी नहीं है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं यहाँ पहुंच गया हूँ बेटा, तो पोजीशन के हिसाब से कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सर सेकेंड क्वाड्रेंट। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? यहाँ पे देखो, ऐसे जा रहा है, तो हमेशा इसको ओरिजिन पे खिसका दिया करो। अगर आपको क्वाड्रेंट समझ नहीं आ रहा तो वेलोसिटी थर्ड क्वाड्रेंट होगा खींच कैसे लाओ? आपको अपने आप ये क्या दिखता? थर्ड। सर, एक्सेलरेशन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्सेलेरेशन, वेरी गुड, फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा पहली कैटेगरी समझ आई? वेक्टर की भाषा में आपसे बात करेगा, इन द लैंग्वेज ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन दो बेटा, करें? अब बेटा चाहो तो ये सब मैं निकाल नहीं रहा हूं, पर आप समझ गए ना, यहाँ पे थीटा 2 निकाल लेते। सब जगह जहां जहां थीटा 1 पुट किया आपने, आप थीटा 2 पुट कर लेते हो, कितना आता? ओमेगा टी, यानी 5/6 × 4। ये कितना आ जाता है डिग्री के टर्म्स में? 120 डिग्री। फिर हर जगह आपने जहां थीटा 60 डिग्री पुट किया है, वहां पे आप 120 डिग्री पुट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ नहीं, ये बिल्कुल सिंपल। आप सेंटर पे हो, एक पार्टिकल की स्पीड आपको 30 मीटर पर सेकेंड दी जा रही है। आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, अगर ये 3 सेंटीमीटर पे है ऐसे। क्या फॉर्मूला यूज करोगे बेटा बताओ? v² बाई आर। पर देखो यहाँ ये मीटर पर सेकेंड में और ये सेंटीमीटर में, तो किसी एक को चेंज कर लोगे। अब 3 सेंटीमीटर को चेंज करके कैसे लिख सकते हो? 3/100। बेटा आपको फॉर्मूला यूज करना है v²/r। आप मेरी बात समझ गए बेटा? हाँ, अब क्वेश्चन पे आते हैं। वो आपको ये क्वेश्चन इतना नहीं पूछेगा, एग्जामिनेशन में वो ऐसा करेगा आपके साथ कि बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक पार्टिकल यहाँ पे v स्पीड से जा रहा है। आपको सेंटर के रिस्पेक्ट में सब कुछ दे रखा है, v को v ले लेना बेटा। आपको 4 ऑप्शन देगा सेंटर के रिस्पेक्ट में, वो आपसे ओमेगा पूछेगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। आपको वो ऐसे दे देगा, v² ऐसे, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन दे देगा वो v²/r k कैप। थर्ड ऑप्शन वो दे देगा v²/r j कैप। और फोर्थ दे देगा, ये मैं स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी, v²/r i कैप। बेटा आपका आंसर कौन सा वाला होगा बताओ जरा? कितने बच्चों को ये समझ आता है कि व्हेन वी राइट v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, तो ये वेक्टर रिलेशन है। तो ओमेगा क्रॉस r कौन सा? सर सर ऑप्शन सेकंड। 2। ऑप्शन 2। हाँ बेटा, आप कैसे याद रखोगे? बेटा एक कॉमन सेंस से देख लो, ये रिलेशन से आपको समझ आ जाएगा। और आप चाहो ना तो घर पे बैठ के वेलोसिटी वेक्टर, आपको पता है फॉर्मूला क्या आता है, आर वेक्टर पता है, इसमें ना इसकी वैल्यू पुट करके जब मल्टीप्लाई करोगे तो एलएचएस आरएचएस बराबर जाएगा। वेक्टोरियली भी सॉल्व करोगे तो तुम्हें वैल्यू बराबर मिल जाएगी। तो बेटा आपको ये याद रहेगा कि अगर एक बच्चा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो उसका ओमेगा कहाँ आएगा? बाहर, आउट ऑफ द प्लेन। और अगर वो क्लॉकवाइज चल रहा है तो कहाँ आएगा उसका बेटा? इनटू द प्लेन। तो ओमेगा इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सर हाँ बेटा बताओ। सर आपने जो ये बोला एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, आप सर यही है वो रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड? नहीं बेटा, रेडियली इनवर्ड होता है मतलब टुवर्ड्स सेंटर, ये अलग भाषा है। जब मैं रेडियस को देखता हूँ उसके उल्टे यानी टुवर्ड्स सेंटर आता हूँ, दैट इज रेडियली इनवर्ड। लेकिन ये सेंटर से परपेंडिकुलर। अच्छा बेटा, तुमने कभी अपनी एक उंगली पे ऐसे कॉपी नचाई है?
हाँ यस सर। हाँ, तो वो जो उंगली हुई वो ओमेगा का डायरेक्शन होगा, वैसे सोचो। बात समझे? परपेंडिकुलर टू द कॉपी। यस सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन क्या होती है, वो आपको ऐसे देती है डेटा। वो ये जानना चाहती है कि बच्चे को ये समझ आता है कि नहीं कि ओमेगा वी बाई आर परपेंडिकुलर होता है। मतलब देखो, पिछले वाली क्वेश्चन में वापस आओ। ये आर है, ये भी आर है, ये सेंटर है, और इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं। और यहाँ पे एक पार्टिकल वी स्पीड से ऐसे जा रहा है। तो जब मैं सेंटर पे खड़ा होकर देखता हूँ तब मुझे इसकी स्पीड वी बाई आर दिखती है। लेकिन जब मैं ए पे खड़ा होता हूँ तो मुझे थोड़ी ना पता है कि कौन से सर्कल पे आगे बढ़ेगा। बेटा मैं तो इस पॉइंट को ऐसे भी सर्कल इमेजिन कर सकता हूँ ना, बड़ा सा, इसका सेंटर पे रख के, क्योंकि ये तो मुझे इंस्टेंटेनियसली वहीं दिख रहा है। तो ओमेगा ए के हिसाब से ये रेडियस बना 2r, आर प्लस आर। क्योंकि देखो बेटा, एक सिंपल सी बात है, एक पॉइंट पे मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि ऐसा जाएगा ए पे खड़े होके, और मेरे लिए डिस्टेंस 2r हो गया, स्पीड v। तो मेरे हिसाब से जो ये बड़ा सा सर्कल बनाएगा उस पे एंगुलर स्पीड कितनी आएगी, v बाई आर, पर v विल बी v, r विल बी 2r। तो क्या आप लोग को ये बात समझ आई कि हर बार हम सेंटर से नहीं नापेंगे? ये क्लियर हुआ बेटा? अब जो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है वो, सर थोड़ा लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए सर। हाँ बेटा, तुम जहां पे खड़े हो ना, तुम उसको समझोगे कि तुम सेंटर पे हो और वो सर्कल बना रहा है। अब बताओ, तुम्हें फील हुआ रेडियस क्या होगा? सर यस सर। Imagine that you are standing at A, and if the particle V has to make a circle, the radius will be automatically 2r। ठीक है बेटा? यस सर। अपने आप को सेंटर पे महसूस करो, सब समझ आएगा। यस सर। एक नेक्स्ट केस में, एक बच्चा V ऐसे जा रहा है और तुम यहां खड़े हो, ये R है और ये एंगल थीटा दे रखा है। अब मुझे बताओ ओमेगा ए क्या आएगा? वी स्क्वायर बाई 2r। नहीं बेटा, ओमेगा ये तो डायमेंशनली गलत है बेटा। ओमेगा V बाई आर फॉर्म में ही होगा, बट डायमेंशनली। बट V कितना लोगे? हम V को कौन सा कंपोनेंट लेंगे? परपेंडिकुलर टू, V sin theta. वी हाँ साइन बेटा, V V sin साइन theta. थीटा बाई आर। बेटा खुद ही बताओ, V cos थीटा टुवर्ड सेंटर आ रहा है, तो क्या ये तुमको फील करा पाएगा कि तुम घूम रहे हो? नहीं। V साइन थीटा आपको ऐसा महसूस कराएगा ए पे खड़े होके कि तुम एक सर्कल बना सकते हो ऐसा। बात समझ आई? यस सर। तो अब मुझे बताओ, एक बच्चा यहाँ खड़ा है और एक बच्चा ऐसे दौड़ रहा है V की स्पीड से। सर मेरा एक ऑब्जर्व। डाउट है क्या बेटा? सर, मेरा एक डाउट है सर। हाँ बेटा बोलो। सर ऊपर वाले आप एग्जांपल में सर वो सर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई आर होगा या खाली वी साइन थीटा बाई आर? V स्क्वायर क्यों आएगा बेटा? ओमेगा आपका क्या था? V बाई आर था ना बेटा। तो V स्क्वायर टर्म कहाँ से आपके दिमाग में आ रहा है? क्या हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं? हाँ सर, समझा समझा समझा। ठीक है बेटा। अब इस केस में जब तुम बेटा जिस लाइन पे तुम हो उस लाइन पे एक पार्टिकल दौड़ रहा है, तो तुम मुझे बताओ कभी ये सर्कल बनाता हुआ दिखेगा? नहीं सर. नो सर। तो कॉमन सेंस से बताओ ओमेगा कितना आएगा? 0. ये बात समझ आई आपको? आप कभी भी अगर उसी लाइन पे दौड़े जिस पे ऑब्जर्वर है, तो आपकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी? 0। बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हेडिंग डालो अभी। ये थोड़ा सा सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन का सम है बेटा, थोड़ा सा मिला के। रेडियस ऑफ कर्वेचर।
अब इस टर्म को पहले बताएंगे, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलो। सर सपोज बेटा कोई पाथ है ऐसा, तुम ए पे हो और यहां पे सोच रहे हो कि अगर मैं इसी छोटी सी पॉइंट के को सर्कल मान लूं तो कितना बड़ा रेडियस बनेगा। यहाँ पे अगर ये चीज फ्लैट है तो रेडियस बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़े रहूं तो ये थोड़ा सा कर्व टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ सर्कल छोटा होगा। ऐसे ही अगर मैं थोड़े ऐसे फिगर बनाऊं, ऐसे ऐसे करके, तो आपको मेरी बात समझ आएगी कि मैं पॉइंट ए पे खड़ा हूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे होगा, पर अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ पॉइंट बी पे, मतलब आप थोड़ा सा चलो और उसी को सर्कल मान के पूरा कर दो, तब आपका रेडियस यहाँ पे आर ए है और यहाँ पे आर बी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि आप किसी भी गिवन पाथ पे थोड़ा सा आगे चलो और ऐसा सोचो अगर ये सर्कल होता तो कितना बड़ा रेडियस बनेगा। उस उस पाथ पे भले ही वो पाथ आगे चल के कैसा भी बेंड हो जाए, इस इंस्टेंट पे हम बोलेंगे कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है अबाउट ए। ए के हिसाब से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जैसे यहाँ पे अगर मैं निकालता तो मुझे ये सर्कल ऐसा दिखता, तब मैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ये बोलता बेटा, बी पाथ। अगर मैं इसको बी मानूं तब मैं इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलता। बेटा क्या आपको थोड़ा बहुत डायग्राम देख के डेफिनेशन समझ आ रही है, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस सर। ठीक है बेटा, एक सिंपल सी बात समझो, हम किसी भी पाथ को, वाई वी स्टडी सर्कुलर मोशन, ये कोइंसिडेंस नहीं होता बेटा। हम किसी भी कर्व वाले पाथ को, चाहे वो आपका पैराबोला हो चाहे कोई भी पाथ हो, अगर कोई भी कर्व वाला पाथ है तो हम उसको सर्कुलर प्लस लीनियर मोशन की थ्योरी से स्टडी कर सकते हैं कि उस इंस्टेंट पे तो तुम यही सर्कल पे हो ना, इसलिए हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं बेटा जनरलाइज फॉर्म में। अगर मैं आपसे किसी भी जगह पूछूं कि चलो मुझे इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो क्या फॉर्मूला होगा। अगर आपसे फिजिक्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जा रहा है तो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक मेथड है मैथमेटिक्स का, वो कर्व की इक्वेशन निकालेगा वहां पे और ये रेडियस निकालेगा, पर ये खुद ही दो पन्ने का आएगा तो उससे कोई फायदा नहीं। तो फिजिक्स से हम कैसे निकालेंगे बेटा, इसका एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी होगा एंड दैट इज यूजलेस इन एनी केस। ना आप उसको एग्जाम में यूज कर पाओगे और ना ही याद करने का कोई फायदा है, क्योंकि वो फिजिक्स वाइज आपके सिलेबस में नहीं है। तब हम कैसे निकालें इसको, एक काम क्यों नहीं करते हैं, हम अपनी लॉजिक से निकालते हैं। कैसे कि अच्छा सर अगर हम सर्कल पे हैं, अगर वहां पे उस पाथ पे हम सर्कल पे हैं तो जरूर टुवर्ड सेंटर एसी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा बताओ। अगर आपकी स्पीड v है तो एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर बाय आर। यस सर। यस सर। तो दिस इज आवर ट्रिक टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए गिवन पॉइंट किसी भी पाथ में। अब हम लोग जानबूझ के क्या करेंगे बेटा, देखो कॉमन सेंस से AC इज टुवर्ड द सेंटर ऑलवेज, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, और AC और वेलोसिटी का रिलेशन होगा AC इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। इसी को यूज करके हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, इसलिए ये टॉपिक हम सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा अंदर आता हूं और आपको क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ऐसे देगा, ए प्रोजेक्टाइल हैज बीन थ्रोन, एक प्रोजेक्टाइल आपने फेंक दिया। ये होता है पैलेट डायरेक्शन जहां आप फेंकना चाहते हो, और ये होता है उसकी ट्रेजेक्ट्री जहां वो जाएगा। अगर वो इस इंस्टेंट पे बेटा आपने यू और थीटा स्पीड से थीटा एंगल पे फेंक दिया, फिर किसी ने पूछा इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा बनेगा बताओ, इस पॉइंट पे टी पे, व्हाट विल बी योर अप्रोच। आप बोलोगे ठीक है सर कितनी देर बाद निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो किसी ने बोला कि तुम यहां पहुंचोगे टी टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम।
t टाइम बाद तुम यहाँ पहुंचोगे। इस समय वेलोसिटी ऐसे होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे होगा बेटा बताओ? -g। -g। धरती तो बेटा हमेशा नीचे ही खींचेगी। अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ बेटा, इस सर्कल का सेंटर यहां मानते हैं और चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। ये बेटा कुछ नहीं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए बस, हॉरिजॉन्टल लाइन। सपोज मैं इस एंगल को थीटा कह रहा हूं, तो तुम बताओ ये एंगल कितना होगा बेटा बताओ? एक्स एक्सिस और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है? थीटा। अब तुम थीटा होगा सर। एक्स एक्सिस पे क्या परपेंडिकुलर होता है? -g परपेंडिकुलर वर्टिकल। बेटा ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और वेलोसिटी और रेडियस में क्या एंगल होता है? 90। तो जब दो लाइंस के बीच में एंगल यहाँ पे 90 थीटा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? थीटा। अब इसी डायग्राम को मैं थोड़ा अलग से दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या देखा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे है v, एक्सेलरेशन बेटा ऐसे है -g, और हमारा AC आना चाहिए v²/r। तो बेटा बताओ r कितना आएगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ r? बताओ, क्या आपको r यहाँ पे दिख रहा है? इट विल बी v²/ac। और यहां से हमें आंसर मिलेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। पर तुम मुझे बताओ AC कैसे निकालोगे? इस फिगर में ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन कितना दिया है? -g, बट सेंटर की तरफ इसका कंपोनेंट कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AC? मैग्नीट्यूड वाइज, -g cos थीटा। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो जाएगा बेटा? g cos थीटा। मैग्नीट्यूड वाइज आपका माइनस साइन सही बात है बेटा, g cos थीटा समझ आया आपको? पास वाला कंपोनेंट cos हो जाता है, g cos थीटा। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? g cos थीटा। अब बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या बन के आया प्रोजेक्टाइल मोशन में? सर हम माइनस क्यों नहीं रखेंगे? बेटा दूरी डिस्टेंस निकाल रहे हो ना, रख के क्या कर लोगे? साइन का मतलब नहीं। आपको ये दूरी निकालनी ना, यहाँ एक्स आई वाई। बेटा देखो प्लस माइनस हमारे दिमाग में होता है, अगर आप समझ चुके हो, सपोज आई एम सेइंग कि 3 मीटर पर सेकेंड इस तरफ है और मैं आपको बोल चुका हूँ इस तरफ, तब मैं 3i लिखूं ना लिखूं बात बराबर है। बात समझे बेटा? ये कंपोनेंट तब हमें समझाने होते हैं जब मैं ये डायरेक्शन को लैंग्वेज फॉर्म में नहीं बोला हूँ। हाँ, टीचर्स की मर्जी है, कभी ऐसे लिख देंगे कभी नहीं लिखेंगे। देखो अगर चाहो तो आप माइनस साइन लिखो, फिर आप ऐसे एक्सप्लेन करना, आर विल कम इन इस टर्म में, यहाँ पे आ रहा ऐसे आया और उसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है इस पॉइंट पे। तो लोग वो नहीं जानना चाहते, लोग जानना चाहते हैं ये दूरी कितनी है सिंपली। इसलिए हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में पीछे जा रहे हैं। तो कितना है बेटा? AC की वैल्यू कितनी आ गई? g cos थीटा। इसको नोट करो। तो एक क्वेश्चन करें अभी इस पे लाइव। सर बेटा प्लीज इसको अच्छे से नोट करो, अच्छे से। ये हमने कहाँ पे निकाला बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर? हेडिंग क्या डालोगे? प्रोजेक्टाइल रेडियस ऑफ कर्वेचर टोटल हेडिंग थी, पर उसके अंदर ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्रोजेक्टाइल मोशन। इन प्रोजेक्टाइल मोशन। बेटा आप में से कोई अयान दास भैया को जानता है? नालको 12th। सर अयान दास को कोई जानता है बेटा?
यस सर। बेटा अगर आईआईटी में उसकी अंडर 500 मैं जानता हूँ। अगर आईआईटी में उसकी अंडर 500 रैंक आए, हैरानी मत रखना, ठीक है? सर आपकी आवाज कट गई, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। बेटा आई एम सेइंग इफ Ayan Das gets AIR under 500, no one should get astonished or wonder कि ऐसा कैसे हुआ. He is going perfectly according to the textbook. वो हर टीचर के साथ डे टू डे बेसिस पे कनेक्टेड रहता है, बट टीचर को रात को 2 बजे कॉल करके नहीं बेटा, डेली रिपोर्ट्स भेज के. He sends daily reports. डेली रिपोर्ट्स मतलब डेली रिपोर्ट, और उसका किसी भी दिन 9 आवर से नीचे नहीं जा रहा है. गूगल क्लासरूम पे पोस्टेड एनी होमवर्क वो डेडलाइन के अंदर करता है, वरना वो उसको अपनी बेइज्जती समझता है. एंड देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स. बेटा देखो, आप लोग का बैच से ना हम लोग फिजिकली अभी बहुत कम मिले हैं, या जो कुछ पुराने बच्चे उनसे मिले हैं, बट बेटा बात की ग्रेविटी अभी भी उतनी है, अगर आप समझो तो. डेली रिपोर्ट्स इज ए मेथड जिससे आप हमेशा ये चेक कर सकते हो कि टीचर आपको मॉनिटर करे. क्यों बेटा, आप टीचर को अपडेट देते हो तो वो उसको किसी ना किसी एक मंथ में बैठ के पूरा एनालाइज करता है कि इस बच्चे ने क्या पढ़ा है. और दिस इज द सीक्रेट. उसको जब डाउट पूछना होते हैं, वो एक साथ 60-70 डाउट्स लाता है एक साथ. ये नहीं कि पढ़ते वक्त अगर एक क्वेश्चन अटका तो तुरंत टीचर को कॉल कर दिया. क्योंकि बेटा जो टीचर आपका एक एक कॉल उठाएगा उसको कॉल सेंटर पे काम करना चाहिए, उसको टीचिंग छोड़ देनी चाहिए. इफ ही इज दैट फ्री ही कांट टीच. ट्रस्ट मी बेटा, टीचिंग टेक्स टाइम मोर देन 8 आवर ऑफ प्लानिंग टू डिलीवर ए सिंगल लेक्चर. चलो वापस क्लास पे आते हैं बेटा. ये अयान दास का रिजल्ट आपको अगर जेई 12th वाले बच्चों के लिए फरवरी में या जनवरी में ही हुआ तो आपको ये रिजल्ट दिख जाएगा. परसेंटाइल के टर्म्स में 99.8 से ऊपर रहेगी बेटा परसेंटाइल. वापस पढ़ाई पे आते हैं, क्वेश्चन देते हैं बेटा. अगर मैंने यू स्पीड से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो जब ये प्रोजेक्टाइल गिरेगी तब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, बताओ. जिस पॉइंट पे गिरेगी व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर. हाँ बेटा, मैं एक्चुअली मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई विल शेयर फॉर श्योर. बताइए व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन दिस पॉइंट्स लैंड्स हियर. आपने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, वो अपने रेंज पे जाके गिरता है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर. बेटा देखो, एक बात याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन अपने आप को आइडेंटिकली रखता है. इसके अबाउट फुल्ली वो सेम होता है. अगर यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 60 डिग्री एंगल है. हाँ बेटा, हाँ तो v स्क्वायर बाय जी. क्या बेटा? सर आंसर 2v स्क्वायर बाय जी होगा. हाँ बेटा, देख सकते हैं. गिरते वक्त भी वेलोसिटी कितने एंगल पे होगी यहाँ से? 60 डिग्री. बेटा फाइनल वेलोसिटी देखो बेटा, जब मैं यहाँ पे गिरूंगा ना ऐसे, तो भी मेरा एंगल 60 डिग्री ही होगा. और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा नीचे. अब मुझे बताओ, मुझे किसके बीच में एंगल चाहिए था? वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के बीच में ना. याद आया? व्हाट वाज आवर थीटा? अगर एक बच्चा ना नोट्स में ये जब छोटी छोटी बातें नहीं लिखता है ना, तो उसका पढ़ना बेकार है.
वो ये ध्यान नहीं दे कि थीटा किसके बीच में है, तो वो बार बार एग्जाम में कंफ्यूज होगा, खुद डिराइव करेगा। थीटा किसके बीच में एंगल है बेटा बताओ? वेलोसिटी एंड और वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल के बीच में, याद रहेगा। यस सर। अब फॉर्मूला क्या था? वी स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा। तो अटैक करने वाले बच्चे तो अटैक करेंगे सर, रेडियस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा। अब जब जिस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जब प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया है स्पीड यू है, तो गिरते वक्त भी स्पीड कितनी होगी? यू। बेटा कभी भी कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। जिस स्पीड से आप ऊपर फेंकते हो, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो उतनी स्पीड से आप नीचे गिरोगे, तो उस समय की स्पीड कितनी होगी? यू। तो मैं यहाँ लिख देता यू स्क्वायर, फिर जी को जी रख देता, और कॉस थीटा किसके बीच में एंगल रखता? हॉरिजॉन्टल और वेलोसिटी के। तो तुम बताओ ये एंगल कितना दिख रहा है तुम लोग को? थीटा 60 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 60 यस सर। तो cos 60 कितना आता है बेटा? सर 2u स्क्वायर बाई जी होगा। 2u स्क्वायर बाई जी। अच्छा, यही सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कहाँ मिलता? लॉन्चिंग के वक्त ना। सर लेकिन वहाँ u का जगह v होता ना सर? u की जगह v? अरे बेटा u की जगह एक्चुअल फॉर्मूला ये है, r इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा, ठीक है। पर यस सर। जब तुमने जिस स्पीड से फेंका है, फाइनल पॉइंट पे भी उसी स्पीड से गिरोगे ना, तो u और v बराबर हो जाएगा। बीच में कहीं पे u और v बराबर नहीं होगा। यस सर। अब जिन बच्चों को ये बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन समझ आ गया है, मुझे बताओ, अगर मैं कोई प्रोजेक्टाइल फेंक रहा हूं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? बताओ जरा, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट? इनिशियल वेलोसिटी u लेंगे। सर हाँ ये बेटा, इनिशियल वेलोसिटी यू ले लो और एंगल थीटा ले लो लॉन्चिंग का। हियर थीटा इज लॉन्चिंग एंगल। सर यू स्क्वायर cos पर थीटा अपन जी। सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। अच्छा देखते हैं बेटा, फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला पे आ जाओ पहले। फॉर्मूला और हैंडआउट्स जिसको नहीं से बनाना आया वो बड़ा परेशान होगा। आर इक्वल टू कितना आएगा बेटा? सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। वी स्क्वायर बाई कितना आएगा बेटा? जी कॉस थीटा। वी क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस समय की स्पीड। तो तुम बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे तुम्हारे पास कौन सी स्पीड होती है? सिर्फ 0। जीरो होती है बेटा। सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना, वर्टिकल जीरो होगी। यस सर। यस सर। तो वी की जगह तुम क्या पुट करोगे यहाँ पे? यू कॉस थीटा। तुमने फॉर्मूला याद करते हुए थीटा किसको लिखा था यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल और, सर यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई जी। हाँ बेटा, हॉरिजॉन्टल और किसके बीच में एंगल था? थीटा किसके बीच में एंगल था? हॉरिजॉन्टल और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल में ही हो तुम, तो हमारा थीटा कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। थीटा विल बिकम 0 डिग्री। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? यू की जगह आपने पुट कर दिया, सॉरी वी की जगह पुट कर दिया आपने यू कॉस थीटा का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। कितने बच्चों का बेटा आंसर ये आया था? निकिता बेटा ये क्या पूछ रहे थे आप? बिफोर हिटिंग और द ग्राउंड और आफ्टर, ये कौन सी क्वेश्चन? ये इस पिछले पिछले वाले क्वेश्चन में था। जी सर, पिछले वाले क्वेश्चन। आपको समझ आया वो? जी सर। ठीक है। सर हाँ बेटा बताओ। सर इसमें g cos थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री कैसे हो, ये एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे? जी कॉस थीटा मिला के 0 नहीं होगा पगली। सॉरी सर, सर cos थीटा। देखो तुमको फॉर्मूले जब याद करने हैं तो उसको तोड़ तोड़ के याद करते हैं। आर ऐसे लिखा, वी क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस समय की स्पीड, या और जी कॉस थीटा में कॉस थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल। तो तुम बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम्हारी वेलोसिटी कैसे होती है बेटा?
ऐसे होगी ना बेटा, और यही तो हॉरिजॉन्टल है, वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल एक ही लाइन में हो गया, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री ना। यस सर। अब आप लोगों को होमवर्क है, एक प्रोजेक्टाइल में 100 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर। नोट कर लिया बेटा, t इक्वल टू 2 सेकेंड कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर सर हाँ बेटा बोलो। सर ये क्वेश्चन कल के क्लास में डिस्कस होगा सर? नहीं, आपको करना है, ये बहुत इजी है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है। आप चुपचाप से, क्या आपको पता है कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, यस और नो? सर हम कर लेंगे सर, लेकिन आंसर करेक्ट है या गलत सर वही कैसे वेरीफाई करेंगे सर, वही थोड़ा। बेटा इट इज दैट एलिमेंट्री की वैल्यू पुटिंग है। बोलो तो मैं अभी करा देता हूँ। देखो सर बेटा, हम क्या करेंगे? एक सिंपल सी बात सोचो, आई ट्रस्ट यू पीपल की वैल्यू पुटिंग आप कर लोगे। मैं आपको कभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगा जिसमें थिंकिंग लगे, बट हमेशा वैसा क्वेश्चन, मतलब थिंकिंग वाले भी दूंगा, बट अगर मैंने बोला है कि ये आप कर लो होमवर्क, तो मेरे कहने का मतलब मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूँ। सर बेटा आप t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल सकते हो कि नहीं, ये बताओ। याद है सर फॉर्मूला, u cos थीटा i प्लस u sin थीटा माइनस जी टी इंटू जे। तो क्या वेलोसिटी निकल जाएगी 2 सेकंड पे, t को पुट करो, निकली ना। यस सर। अब बताओ, जब तुम्हें वेलोसिटी निकल गई एज ए वेक्टर, तो तुमको ये हॉरिजॉन्टल थीटा कैसे निकल जाएगा, tan थीटा कितना आ जाएगा बेटा बताओ यहाँ पे। ये है तुम्हारा vx और ये है तुम्हारा vy, दिस इज vy। तो tan थीटा निकालने के लिए तुम्हारा tan थीटा कितना आ जाएगा बेटा, vy बाई vx। इससे तुम्हें वो थीटा मिलेगा दैट इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। और जब तुम्हें v का वैल्यू पता है, tan थीटा का थीटा पता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आ ही जाएगा, v स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा। अब ये मत बोलना कि सर tan थीटा के बाद हम cos थीटा कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है बेटा, ये तो कर लोगे ना। ये मैंने यस आपको इसलिए डेटा दिया है क्योंकि वो न्यूमेरिकल लगेगा, गंदा गंदा वैल्यू पुटिंग करोगे, कॉपी पे पेन घिसोगे, जो मैं चाहता हूँ। लॉजिकली मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या करना है, बट पेन घिसने से बच्चा शार्प होता है। आपको एक कर्व वाले पाथ पे स्पीड दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड। ये बाइक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। आप बताओ ए पे और बी पे या सी पे, सब जगह स्पीड कांस्टेंट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को अरेंज करो, ए का ज्यादा है कि बी का ज्यादा है कि सी का ज्यादा है। हाउ विल यू रीअरेंज रेडियस ऑफ कर्वेचर? क्या आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में? सर सी में ज्यादा होगा। हाँ, बट क्या स्पीड यहाँ पे रिक्वायर्ड है? नो सर। हाँ, सर नो सर, यहाँ सर एंगल कितना ज्यादा है उससे सर पता चल जाएगा सर। वेरी गुड बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पाथ, ना कि स्पीड। प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ हमें स्पीड की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने उसी के थ्रू निकाला है। बात समझे? सर हाँ,
रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कर्व, कि कर्व कितना उस जगह पे बेंड कर रहा है। ज्यादा बेंड करेगा तो छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जितना फ्लैट होगा कर्व, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इनफाइनाइट। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़े से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्वेश्चन पे आते हैं। सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो स्पीड की जरूरत होगी सर। हाँ बेटा, आने दो। यस सर। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो जाएगा, क्या क्या आएगा? अल्फा पिक्चर में आएगा, एटी पिक्चर में आएगा। ये बात समझ पा रहे हो बेटा? डी ओमेगा बाई डी टी पिक्चर में आएगा। ये तीनों नॉट इक्वल टू 0 होंगे। अल्फा एटी और डी ओमेगा बाई डी टी होगा। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है और वो सर्कुलर पाथ पे रहता है, वो पाथ इसी सर्कल पे रहेगा, सच दैट कि उसकी स्पीड इस तरह से रहती है 3t। उसकी स्पीड इज ऑलवेज 3t। जितना टाइम बढ़ेगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। आपको इस सर्कल का रेडियस r दिया हुआ है, आपसे पूछता है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। देखो बेटा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आप उसके 3 टर्म निकाल के दो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टोटल एक्सेलरेशन, और ये भी निकालो अल्फा कितना होगा। ये चारों टर्म निकालो ताकि आपको डिफरेंस समझ आ सके चारों में, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल क्या होता है, टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। निकालो बेटा। मैं 1 मिनट का टाइम आपको सोचने को दूंगा, उसके बाद मैं हिंट दूंगा। Speed of the particle is given by 3t, 3 into t. आपको अपने दिमाग में मेंटल पिक्चर क्या बनानी होती है बेटा, प्लीज समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। भले आपको कितने दिनों में समझ आए मुझे नहीं पता। जो पाथ के अलोंग लगता है स्पीड चेंज, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। जो आपका डायरेक्शन मोड़ने के लिए लगे फोर्स, वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। हमेशा एक्सेलरेशन, अगर आप किसी कर्व पे रहना चाहते हो तो इसलिए सेंट्रीपिटल का होना जरूरी है, क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल 0 हो गया तो आप सीधा निकल जाओगे। अगर आप सर्कल पे हो तो AC 0 कभी नहीं आएगा, याद रखना। AT अलोंग द पाथ होता है, तो आपको बड़ा सिंपल दिया है कि V स्पीड का फॉर्मूला 3t है। तो इसको आप हमेशा AT को स्ट्रेट लाइन टाइप का सोचा करो, हमेशा, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी। आपकी स्ट्रेट लाइन पे अगर स्पीड 3t दी जाए तो स्ट्रेट लाइन वाला एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो स्ट्रेट लाइन वाला? टेंजेंशियल वाला।
अलोंग द पाथ वाला, तो कितना आ जाएगा बेटा बताओ, dv बाई dt। तो 3t को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, 3। तो आप लिखोगे सर इस इक्वेशन में हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑलवेज कांस्टेंट। और ये क्वेश्चन बेटा मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन फंसे वो क्लास में कराऊं, तो ये क्वेश्चन फंसने वाला है, मतलब ये आता है एग्जाम में, आपका ये काम आ गया। बट बेटा आपने सोचा है कि एसी में हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड वेरिएबल थी v स्क्वायर बाई आर, तो एक बच्चा बड़ी चालाकी से ये निकाल लेता कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एसी कितना आएगा, तो एसी निकालने के लिए क्या निकाल लो, स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, बेटा कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2, कितना आया बेटा ये, 6 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा बताओ एसी की वैल्यू कितनी आ गई t इक्वल टू 2 पे, आपको v स्क्वायर बाई आर करना है, v स्क्वायर कितना हुआ हमारा, इस फिगर के हिसाब से v स्क्वायर आ जाएगा हमारा 36 और r हमारा r ही रहेगा क्योंकि r दिया नहीं है, हमने सिर्फ r लिखा है तो r के फॉर्म में रहेगा। अभी आ गया हमारा AC, हम कहाँ पहुंच चुके होंगे, हम यहाँ कहीं पहुंच चुके होंगे t इक्वल टू 2 सेकेंड में, हमारा AC आ गया 36 बाई आर, हमारा 80 एक कांस्टेंट है दैट इज 3। अब बताओ हमारा A क्या आएगा, इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन करके मैग्नीट्यूड। तो टोटल एक्सेलरेशन हमारा कितना है, सिंपली AC स्क्वायर जो आप लोगों ने निकाला और 80 स्क्वायर जो आप लोगों ने निकाला स्क्वायर करके ऐड कर देना। बेटा अल्फा कितना आएगा बताओ, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बताओ, अल्फा आप कैसे निकालोगे, 80 बाई आर, 80 कितना है आपका 3, तो अल्फा का आंसर कितना आ जाता, 3 बाई आर। तो देखो आपने AC निकाला, 80 निकाला, A निकाला, अल्फा निकाला। अब मैं आप लोगों से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, ये आपको समझ आया सबने, इन तीनों की यूनिट क्या है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अल्फा की यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा आप हमेशा अल्फा को किससे डिनोट करोगे, एक सेकेंड बेटा मैं थोड़ा सा, हाँ अगर हम अल्फा को देखें बेटा, अल्फा को, तो अल्फा आता है हमारा 80 बाई आर, ये अगर आप उसमें भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा। पहले दिन के जो नोट्स पढ़ाए थे एनालॉजी वाले, तो देखो यहाँ लिखवाया भी है कि अल्फा आपका आएगा 80 बाई आर, या ये वेक्टर रिलेशन। हाँ बेटा मैं कर दे रहा हूँ, सुनो अब मैं आप लोगों से लॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि मुझे थिंकिंग प्रोसेस डेवलप कराना है। अच्छा आपको समझ आ रहा है बेटा, अगर मैं इसी क्वेश्चंस में आपको ये पूछूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगा, जो स्पीड चेंज कराएगा, स्पीड चेंज कराने वाला, मोड़ने वाला, डायरेक्शन कौन चेंज करेगा, सेंट्रीपिटल, स्पीड कौन चेंज करेगा, टेंजेंशियल, m इंटू ए, और टोटल फोर्स का फॉर्मूला वहां पे भी यही रहेगा, टोटल फोर्स इन दोनों का परपेंडिकुलर यानी m इंटू दैट थिंग, ए स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये है टोटल फोर्स अगर कोई पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है। तो तुम मुझे बताओ कॉमन सेंस से बेटा,
आपको दो फिगर दिए हैं, फिगर 1, फिगर 2। एक जगह स्पीड 30 है, एक जगह 60 है। तो मुझे बताओ किस केस में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा मोड़ने के लिए। इन विच केस वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू कीप दिस पार्टिकल ऑन सर्कल, 30 मीटर पर सेकेंड वाले में या 60 मीटर पर सेकेंड वाले में। सर 60 मीटर पर सेकंड होगा। आपने फोर्स कैसे निकाला, एक्सेलरेशन सोच लो, v²/r। थोड़ा एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। बेटा एक सिंपल सी बात है, तुम उस सर्कल में अपने आप नहीं मुड़ोगे ना, बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। तो कौन मोड़ता है? एक्सेलरेशन क्या डिनोट करता है? फोर्सेस। तो अगर मैं 30 मीटर पर सेकंड और 60 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, तो जरूर मुझको सेंटर की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा जो मुझे बेंड करेगा, तब मैं ऐसे मुड़ता हूं। बात समझे? ये आपकी उस समय की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट अंदर फोर्स नहीं लगेगा तो तुम ऐसे भाग जाओगे बेटा, तुम मुड़ोगे नहीं। तो अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देख लूं तो मुझे फॉर्मूला पता है v²/r। अगर दोनों का रेडियस सेम है तो स्पीड बताएगी कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। यस सर। एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ बेटा सेकंड केस का, इसकी स्पीड देखो कितनी है, 60। बात समझे? यस सर। अब आप लोग मुझे बताओ, प्लीज बेटा सोच के बताना, अगर मैं इसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकंड रखूं और इसकी स्पीड 120 रखूं, तो किस केस में ये वायर टूट जाएगा? किस केस में? आपने यहाँ से वायर, बेटा स्टार्टिंग में जब क्रिकेट की प्रैक्टिस होती थी तो बच्चे क्या करते हैं, एक बॉल को दीवार से लटका लेते हैं और बैट से लगातार उसको पुश करते हैं, बॉल फिर वापस आती है, फिर वो मारते हैं। इससे क्या होता है, एल्बो प्रैक्टिस करते हैं कि एल्बो शुड बी स्ट्रेट, इन स्ट्रेट लाइन प्रैक्टिस करवाते हैं जब कोचेस। तो आपको मुझे बताना है कि किस केस में ये वायर टूट सकता है, 60 और 120, और लॉजिक के साथ में। कोई वायर क्यों टूटेगा? टेंशन एक बियरेबल लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो वायर टूट जाता है। तो ज्यादा टेंशन कैन ब्रेक द वायर। सर टेंशन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब बताओ, ये आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया। सर हाँ सर टेंशन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा तो 120 वाले केस में टूटने के चांसेस ज्यादा है। हाँ, आओ देखते हैं बेटा कैसे। अगर इस बॉल का तुम एफबीडी बनाते हो, तो चलो इसका मास m मान लेते हैं, तो नीचे फोर्स क्या लगता है, mg। ऊपर क्या लगता है बेटा, टेंशन। अब तुम बताओ टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना आया, T माइनस mg, और वही क्या बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। यही आप देखो बेटा, आप इसको ऐसे सर्कल की तरह इमेजिन कर सकते हो क्या? तुम रहोगे तो इसी सर्कल पे ना। अब बताओ इस पॉइंट पे ऊपर फोर्स कितना लगा, T, नीचे कितना लगा, mg, पर सेंटर की तरफ फोर्स कितना लगा, T माइनस mg। तो T माइनस mg विल बिकम सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये हो जाएगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी m इंटू ए सी। बेटा ए सी की वैल्यू कितनी है, v²/r। अब जरा इमेजिन करो T कितना आ रहा है, mg प्लस mv²/r। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो वायर जल्दी टूटेगा। देखो इस जगह तुम समझ सकते हो कि टेंशन किस केस में ज्यादा होगा। बेटा mg तो चेंज होगा नहीं, तो क्या चेंज हो सकता है, v। आपको लॉजिक समझ आया बेटा? What is the takeaway from circular motion? The takeaway from the circular motion, हाँ बेटा। बेटा कितने बच्चों को ये लाइन समझ आती थी? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं बोलने वाला हूँ, इसके बिना आप सर्कुलर मोशन क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आगे चल के, क्योंकि काइनेमेटिक्स पढ़ते वक्त हमको कनेक्शन बनाना होगा डायनेमिक्स के साथ। अगर फोर्स लगे तो क्या होगा,
सपोज मैं आप लोगों से कहता हूं लीनियर मोशन में आई विल से कि टोटल फोर्स, जैसे मान लो इधर 10 न्यूटन लग रहा है और इधर 3 लग रहा है, तो हम रिजल्टेंट फोर्स कितना ले लेते हैं बेटा बताओ? 7 न्यूटन। 7 ले लोगे और फिर उसको किसके इक्वेट करते हैं? 7 इक्वल टू m में करते हैं ना? यस सर। हम हमेशा निकालते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग इक्वल टू m में। तो क्या 7 न्यूटन कोई फोर्स लगता है बॉडी पे? If 7 Newton or m में acting on the body, answer is no. The forces acting on the body is 10 Newton and 3 Newton. 7 Newton is not a force, it is resultant of forces acting on the body. बात समझ आई? उसी तरीके से जब तुम सर्कुलर मोशन में करोगे चाहे किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो टुवर्ड सेंटर हमेशा जितने भी फोर्सेस तुम पे लग रहे हैं, सपोज mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, हर फोर्स का सेंटर की तरफ रिजल्टेंट, बेटा सुनना मेरी बात, नेट फोर्स m में था, तो यहां पे हम याद करेंगे सर्कुलर मोशन में कि ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। बेटा तुमने इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी को सर्कल पे घुमाया है, इस पॉइंट के अबाउट। अगर मैं यहां देखूं कि चलो ठीक है ये एंगल मैंने तुमको थीटा दे दिया, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि सर्कुलर मोशन से टेक अवे क्या है कि व्हाट वी हैव लर्न इन सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स, जो हमको आगे चल के यूज करना पड़ेगा कि ये फोर्स कितना आ गया बेटा mg, अगर ये है नीचे की तरफ तो ये कितना आएगा mg cos थीटा। जब तुम इस पॉइंट का एफवीडी बनाओगे तो ऐसे बनेगा, t ऊपर लगा, mg cos थीटा नीचे लगा, तो सेंटर की तरफ टोटल फोर्स कितना आया? t माइनस mg cos theta. This is total force towards center and it will always be equal to mv square by r or centripetal acceleration into mass. याद रखना net centripetal force will always be equal to, बेटा net क्यों बोल रहा हूँ? net force towards जितने भी सेंटर की तरफ फोर्स लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट लोगे तो you will always get this relation mv square by r, where v is the instantaneous speed. This is important takeaway from the circular motion. बेटा क्या आप इसको नोट कर पा रहे हो? सर थोड़ा सा नोट करना है सर। जस्ट अंडरस्टैंड सेंट्रिपिटल फोर्स या mv स्क्वायर बाई r कोई फोर्स नहीं होता है, दिस इज नॉट ए फोर्स, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। समझ आया? mv स्क्वायर बाई r कोई बच्चा लगाएगा नहीं, बल्कि सारे का रिजल्टेंट लेगा सेंटर की तरफ और बोलेगा सर ये आएगा mv स्क्वायर बाई r। यस सर। ये लाइन याद रहेगी? यस सर। में कोई फोर्स mv स्क्वायर बाई r कोई फोर्स है, फोर्सेस लगते हैं, ये उन सबका रिजल्टेंट है। m में रिजल्टेंट होता है लीनियर फोर्सेस का, mv स्क्वायर बाई r रिजल्टेंट होता है फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर का। ये बात बिल्कुल अच्छे से गांठ बांधो, दिस इज द टेक अवे फ्रॉम द सर्कुलर मोशन, तभी आगे चल के क्वेश्चंस लगेंगे, कनेक्ट कर पाओगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बेटा, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरी बात थोड़ी सी समझे तो सपोज एक माउंटेन आ रहा है और ऐसा आ रहा है, आपकी बाइक यहाँ पे, ये बाइक है बेटा, कैसे बाइक है मुझे नहीं पता, पर ये बाइक है 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है और आप यहाँ पे बाइक 30 मीटर पर सेकंड से चला रहे हो। बेटा ये बाइक ही है, ठीक है? आप मुझे बताओ लॉजिक से किस केस में जमीन से मिलने वाला नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा अगर दोनों जगह स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है? तो इन विच केस नॉर्मल रिएक्शन विल बी मोर, n1 ज्यादा होगा या n2?
बेटा यू पीपल विल बिकम फ्यूचर इंजीनियर्स जो ब्रिजेस डिजाइन करेंगे। तो अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता आप नहीं डिजाइन कर सकते। बेटा एक सिंपल सा लॉजिक सोचो, इस पॉइंट पे खड़े होकर सर्कल कैसे बनेगा, ऐसे, और इस पॉइंट पे खड़े होकर सर्कल कैसे बनेगा, ऐसे। अगर मैं फर्स्ट केस में एफबीडी बनाऊं, नॉर्मल रिएक्शन जमीन ऊपर देगी, धरती एमजी नीचे खींचेगा। इस केस में एमजी नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर मिलेगा। ऐसा ही होगा ना बेटा, दोनों केस में नॉर्मल रिएक्शन और एमजी ऐसा ही होगा। अब जरा बेटा आपको समझ आ रहा है? व्हाट वी हैव टू सी कि सेंटर कहाँ पे है। इसका सेंटर नीचे है, इसका सेंटर ऊपर है। तो जब मैं यहाँ फोर्सेस टुवर्ड सेंटर निकालूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा एन माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। v इज माई स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा बेटा बताओ, mg प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। और यहाँ पे जब निकालोगे तो क्या इक्वेशन होगी, mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। बेटा फोर्सेस टुवर्ड सेंटर देखो, mg माइनस n। अब n की वैल्यू क्या आ गई इस केस में बताओ, mg माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। अब बेटा बताओ कौन सा ब्रिज ज्यादा स्टेबल लग रहा है। क्या कभी कोई सैगिंग या हैंगिंग ब्रिज देखा है आप लोगों ने? क्यों नहीं बनता? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी उस स्पीड के लिए, ज्यादा। जस्ट ट्राई टू सी बेटा, अगर मैं ऐसे ब्रिजेस बनाऊं जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ऐसे करके कनेक्ट करते हैं, तो जब बंदा यहाँ पे पहुंचेगा या किसी भी जगह पे जब वो यहाँ पे होगा तो वो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा अप्लाई करेगा जिससे ब्रिज टूट सकता है। लेकिन इस वाले केस में अगर हम ब्रिज ऐसे बना रहे हैं तो देखो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम लगी। बेटा नॉर्मल रिएक्शन ही आपको तोड़ेगा, मतलब ब्रिज के लिए हानिकारक होगा। इज इट क्लियर बेटा, समझ आया किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सर ये ब्रिज वाला थोड़ा समझ में नहीं आया सर। बेटा एक चीज बताओ, जब आपका आवाज भी बहुत कट रहा है। अच्छा ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, तुम यहाँ पे खड़े हो तो सर्कल कहाँ बनेगा, अंदर की तरफ ना। तो नीचे फोर्स कौन सा लग रहा है, mg। तुम्हारी गाड़ी ऐसे खड़ी है तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ मिलेगा, ऊपर। तो व्हाट इज बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। दोनों का मास v सेम है और समझो सर मेरा हाँ बेटा रेडियस भी सेम है कर्व का। अब बताओ सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगा फर्स्ट केस में, mg लग रहा है नीचे सेंटर की तरफ, n1 लग रहा है उसका उल्टा। तो व्हाट इज नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, mg माइनस n। और यहाँ पे जब आप आए तो बेटा सेंटर की तरफ सेंटर n माइनस n माइनस mg नेट फोर्स, दिस इज resultant force towards center and it will always be equal to mv square by r। यहाँ पे भी हमने वही किया है, this is net force towards center and it will always be equal to mv square by r। बेटा क्या है आपको समझ आया? आगे बढ़े। यस सर। तो काइनेमेटिक्स में हम सर्कुलर क्या क्या टेक अवे लेते हैं कि हमको लीनियर में
और सर्कुलर में एक एनालॉजी डेवलप करनी होगी, हमें उनका पोजीशन समझना पड़ता है, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी एज ए वेक्टर, एक्सेलरेशन एज ए वेक्टर, चारों एक्सेलरेशन में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है, और फिर फाइनली वी टेक अवे फ्रॉम दिस टॉपिक हमेशा फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना होगा, mv²/r। ये याद रहेगा बेटा, कमिट टू मेमोरी में रखना। यस सर। हमने एक केस और पढ़ा बेटा, आज कौन सा पढ़ा बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक नेक्स्ट केस पे आते हैं, इसमें हम लोग ऐसा केस लेंगे कि जिसमें हमारी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस यूज हो। बेटा सपोज हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं कि एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करती है, एक सर्कल बना लेते हैं, ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग पॉइंट पे रेस्ट पे है, रेडियस की वैल्यू दे रखी है 8 मीटर। ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, आपको मास दे रखा है 1 kg, मास गिवन इज 1 kg। और आपको जब वो पार्टिकल इस सर्कल पे घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको दो दे रखा है 2t² जूल में। और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ये दिया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी ऑप्शन दिया है पावर ऑफ ऑल द फोर्सेस, पावर ऑफ ऑल द फोर्सेस, पावर ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 8 watt एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। सी ऑप्शन दिया है। इनमें से बेटा कौन कौन से करेक्ट है हमें ये बताने हैं। फर्स्ट राउंड is completed in 2 seconds। डी में दिया है टेंजेंशियल फोर्स ft। ft बेटा कुछ नहीं होगा, बस मास इंटू 80 कर देना। टेंजेंशियल फोर्स आपका दिया हुआ है 4 न्यूटन, 4 न्यूटन t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो बेटा हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv। सर n क्या दिया हुआ है? बेटा m की वैल्यू 1 kg दे रखी है, मास की वैल्यू 1 kg दे रखी है। ट्राई करो। बेटा आप लोग का नेक्स्ट लेक्चर भी है क्या? नहीं सर। अच्छा बेटा आप लोग का नेक्स्ट लेक्चर नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है बेटा, गुड। मैं जल्दी से ये क्वेश्चन कराता हूँ, आप रुको, ध्यान दो। काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, हाफ mv²। तो बेटा एक बात बताओ, कितना आ जाएगा, मास तो 1 kg है, तो v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, m हट जाएगा ना, v² की वैल्यू कितनी आ गई, 4 t² दिख रहा है बेटा, मास 1 kg पुट कर दो, 2 को उधर भेज दो, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप रूट लोगे तो कितनी मिलेगी बेटा, v इक्वल टू 2t मिला। बेटा अगर आप इस चीज को आप डिफरेंशिएट कर दोगे dv/dt तो आपको क्या मिलेगा,
सर 80। 80 मिल जाएगा। तो क्या वो 4 के बराबर आ रहा है? नहीं सर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा बेटा बताओ? पहला ऑप्शन गलत है कि सही है? सर गलत है। दूसरा ऑप्शन? पावर ऑफ ऑल द, बेटा पावर कैसे निकालोगे? मैं आपको हमेशा एक टेक्निक बताता हूं, याद रखना। पावर आप हमेशा निकालोगे F डॉट V। तो सर्कुलर मोशन में तुम्हारे पास दो फोर्स होता है, एक Ft और एक F सेंट्रीपिटल, और वेलोसिटी हमेशा इसके साथ रहती है। तो जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बेटा कभी भी आपका पावर नहीं आएगा। सारी पावर किसकी वजह से आएगी? हमेशा Ft इंटू, बेटा देखो पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, F इंटू V आ गया डॉट प्रोडक्ट, तो Ft इंटू VC। ये बेटा आ गया आपका। आप इससे वैल्यू पुटिंग करके चेक कर सकते हो, ठीक है बेटा? बात आपको समझ आ रही है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। सर डॉट प्रोडक्ट होगा ना? हाँ डॉट प्रोडक्ट होगा ना बेटा। अरे तो बेटा FC का डॉट प्रोडक्ट VC से लोगे तो जीरो आएगा ना, क्यों लिखोगे फिर इसको? ये एक्चुअल फॉर्मूला और ये यहाँ पे लगेगा, सर्कुलर मोशन में ये लगेगा। दिस इज यूनिवर्सल, ठीक है बेटा? बेटा मैं लेक्चर थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये हैंड ओवर करना है थोड़ा सा सिस्टम। नेक्स्ट क्लास एक दूसरे फैकल्टी की है और मुझे सिस्टम हैंड ओवर करना है, ठीक है? सर ये PDF थोड़ा क्लास के बाद भेज हाँ दीजिएगा। मैं भेज दे रहा हूँ बेटा। तो थोड़ा चाहिए। हाँ हाँ बेटा मैं भेज देता हूँ। थैंक यू सर। हाँ वेलकम बेटा, थैंक यू सर। सर वेलकम बेटा, वेलकम टू ऑल।